हेलो फ्रेंड, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज। और आज का हमारा विषय है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी है। और अगर हम देखें कि सबसे जो लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है या जिसका सबसे पीरियड लंबा रहा हो, लंबे समय तक जो एक वंश रहा हो, तो वो तुगलक वंश है, जो कि 1320 एडी से लेके और 1414 एडी तक इन्होंने शासन किया था। तो करीब इनका 94 साल का शासन है और ये सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग जो डायनेस्टी है वो तुगलक डायनेस्टी है। तो आइए इसके विषय में स्टार्ट करते हैं। तो जो तुगलक डायनेस्टी है उसको फाउंड करते हैं गियासुद्दीन तुगलक, जिन्हें हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन होता है, इस पे अटैक को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है एक जनरल अपॉइंट करता है। उस जनरल का नाम होता है गाजी मलिक। ठीक है, तो ये लास्ट जो खिलजी रूलर होते हैं उनको रिप्लेस करके और ये एक नए एम्पायर की स्थापना करते हैं, जिसे तुगलक डायनेस्टी कहते हैं। तो जो गियासुद्दीन तुगलक हैं, अपनी जब सिंहासन लेते हैं या जब वो सुल्तान बनते हैं तो अपना नाम रख देते हैं गियासुद्दीन तुगलक, और अपना जो हेडक्वार्टर है वो बनाते हैं तुगलकाबाद में। इन्हीं के पुत्र उगलुक खान इनकी हत्या कर देते हैं 1325 एडी में। इनके शासन के 5 साल बाद ही इनके पुत्र द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। जो उगलुक खान हैं ये जो है इन्हें हम MBT या मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं। और इनका जो दूसरा नाम होता है या जिस नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं वो होता है जौना। ठीक है, तो इन्हें जौना नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के याद में या इनकी मेमोरी में इनका जो पुत्र है FST फिरोज़ शाह तुगलक, ये एक शहर एस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है जौनपुर। ठीक है, तो इनका नाम जौना होता है और इन्हें हम लोग उगलू खान भी कहते हैं। और ये जो होते हैं अपने पिता की हत्या करके नए डायनेस्टी की या नए वंश की वो करते हैं, रियल फाउंडर होते हैं ये। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एम्पायर है, जो तुगलक एम्पायर था, उसका जो एक्सपेंसन होता है, ये एक्सपेंसन टेम्परेली बहुत ज़्यादा करते हैं। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका एक्सपेंसन ये कर देते हैं। टेम्परेली मैंने इसलिए कहा क्योंकि बात क्या होती है कि एक्सपेंसन तो कर लेते हैं लेकिन ये पूरे जो क्षेत्र है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और धीरे धीरे जो कुछ एरिया है वो अपने रिवॉल्ट के माध्यम से अपने आप को अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। तो टेम्परेली ये बहुत बड़े एम्पायर की या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरे को लगभग अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद ये टैक्सेस जो होते हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा रेस कर देते हैं। जो टैक्सेस हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बढ़ाने की वजह से करीब 10 गुने से 20 गुना तक ये टैक्स कर देते हैं नॉन मुस्लिम्स पे। तो उसकी वजह से लोग जो हैं इनको टैक्स देने से भी मना कर देते हैं। तो पीपल रिफ्यूज़ टू पे द टैक्स। और जो गंगा और यमुना दोआब रीजन है, जो कि सबसे फर्टाइल रीजन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर के बहुत सूटेबल होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि जो रेवेन्यू है वो यहाँ से ज़्यादा कलेक्ट करना चाहिए, इसलिए जो लैंड टैक्स है फॉर नॉन मुस्लिम ये 10 गुना और 20 गुना जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ ज़िलों में 10 गुना और कुछ ज़िलों में 20 गुना जो है टैक्स जो है इम्पोज कर देते हैं, लैंड टैक्स। और वहाँ जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनसे जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा, क्रॉप प्रोडक्शन का भी जो है लगभग अप टू हाफ या अप टू 50% ये लेते हैं। तो इतना ज़्यादा टैक्स होता है कि पॉसिबल नहीं है वो देना। तो बहुत से लोग इनसे जो है इनके ये टैक्स नीति के खिलाफ होते हैं। उसके बाद जो होता है ये अपने जो दरबार है या अपने वहाँ पे सईद, जिन्हें सिया भी कहते हैं, कलंदर, सूफ़ी और नॉन मुस्लिम जो भी ऑफिशियल होते हैं उनको एग्जीक्यूट कराते हैं, मतलब उनकी हत्या करवाते हैं, कत्लेआम कराते हैं। और एक इतिहासकार हैं बर्नी, जिन्होंने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में इसका वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि एक दिन या एक हफ्ता भी ऐसा नहीं होता था कि जब कत्लेआम ना होता हो। तो ये बेसिकली जो कत्लेआम कराते थे वो सैयद की कराते थे, जिन्हें सिया कहते हैं, सूफ़ीज़ का कराते थे, कलंदर का कराते थे, और नॉन मुस्लिम जो भी ऑफिशियल होते थे उनको एग्जीक्यूट कराते थे। इनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो थी तो बहुत पॉपुलर लेकिन फ़ेल हो जाती हैं। तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके विषय में बहुत सारे परीक्षाओं में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनते हैं।
तो जो इनकी जो सबसे पहली पॉलिसी है टोकन करेंसी, ये टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं भारत में। और जो ब्रास और कॉपर के कॉइन होते हैं उस गोल्ड और सिल्वर के कॉइन को रिप्लेस करते हैं ब्रास और कॉपर के कॉइन से। और ये कहते हैं जो ब्रास और कॉपर का कॉइन होगा वो उसकी वैल्यू इक्वल होगी मतलब एज दैट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन इनका जो टोकन करेंसी है वो सिस्टम सक्सेसफुल हो जाता है अगर ये अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, या जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इन चीज़ों को मिंट करती। जो इनको कॉइन बनाने का जो कार्य है वो सिर्फ अगर गवर्नमेंट के हाथ में होता तो ये जो इनका प्लान था टोकन करेंसी वो सक्सेसफुल हो सकता था। बट होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं डोमेस्टिक लेवल पे कॉइन प्रोडक्शन में या कॉइन मिंटिंग में लग जाते हैं, और जिससे कि फ़ेक कॉइन जो है मार्केट में बहुत सारा आ जाता है। और जो लोग हैं कुछ लोग वो गोल्ड और सिल्वर को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, सेव कर लेते हैं या खजाने में जमा नहीं करते हैं। जिससे कि क्या होता है कि पूरी दुनिया में इनके जो पीरियड है, इनके पीरियड में पूरी दुनिया में एक गोल्ड और जो सिल्वर है उसकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, 1326-28 के आसपास ये पूरी दुनिया में इसकी सिल्वर की जो है कमी देखने को मिलती है। तो 1335 की तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि ये इनका कॉइन वाला जो वो है वो फेल हो जाता है। इसके बाद जो है इनका जो एक और स्टेप है जो कि फेमस हुआ था लेकिन ये भी फेल होता है, वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ये जो अपना कैपिटल है जो इनका दिल्ली में होता है, जो दिल्ली में इनका कैपिटल होता है जो स्थित होता है, उसको चेंज कर देते हैं देवगिरी में। देवगिरी में अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं, और देवगिरी को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो अपने कैपिटल का नाम रखते हैं दौलताबाद। ठीक है, और इनका ये कैपिटल ट्रांसफ़र करने का जो एक रीज़न होता है वो ये होता है कि जो साउथ इंडिया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा पार्ट जो है साउथ इंडिया का, मदुरई है इधर, बहुत सा बड़ा एक क्षेत्र जो है वो कैप्चर कर रखा होता है। तो इन्हें लगता है कि जो साउथ इंडिया को रूल करने के लिए हमें जो है साउथ में ही लगभग एक कैपिटल बनानी होगी। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि साउथ तो हम यहाँ से रूल कर सकते हैं, बट जो नॉर्थ का जो एक हिस्सा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहाँ से कि एक इन्वेडर्स आते हैं भारत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है यहाँ से नहीं रोका जा सकता। उसके लिए दिल्ली जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो फिर ये क्या करते हैं, दोबारा जो है दिल्ली को ट्रांसफ़र मतलब अपना कैपिटल जो है दोबारा दिल्ली को करते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल है इसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है, काफ़ी मैन पावर लॉस होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब रिसोर्स का जो है वो वेस्ट होती है। तो फिर ये भी एक फेल्योर था इनका। ठीक है, जिससे कि जो एक लोग हैं, आम जन है या आम जनता है, उसके ऊपर टैक्स को ज़्यादा इम्पोज किया जाता है। भाई अगर कोई शासन या शासक जो है गलत निर्णय लेता है तो गलत निर्णय में उस लेने में तो एक्सपेंडिचर आएगा ही। भाई आपने अगर कैपिटल शिफ्ट करना है तो आपको सारी चीज़ें रिबिल्ड करनी होंगी, उसके बाद सिस्टम डेवलप करना होगा, उसको हेडक्वार्टर डेवलप करना, उसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर आता है। तो जब आप खर्च तो कर देते हैं, लेकिन जब आपको उस खर्च को बैलेंस करना होता है तो माध्यम होता है टैक्सेस। ठीक है, तो जो ऑफिशियल लेवल पे या एक अगर सुल्तान लेवल पे अगर कोई एक्सपेंडिचर इस तरह का किया जाता है, जैसे टोकन कॉइन था, करेंसी था, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से वसूली जाती है, वो जनता द्वारा वसूली जाती है। इसीलिए जनता जो है इनके फरमान को तुगलकी फरमान भी कहती थी। ठीक है, जो आज भी कभी कभी सुनने को मिलता है कि तुगलकी फरमान। चलिए आगे के डिस्कस कर लेते हैं। MBT या मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा दीवाने आमिर कोही। तो ये UPPCS का पेट क्वेश्चन है। UPPCS MP में भी कई बार पूछा है, MPPCS में, और UPSSC में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीवाने आमिर कोही ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। और इसकी खोज किसने की, या हु वाज द फाउंडर ऑफ दीवाने आमिर कोही, तो आपको याद रखना है MBT या मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इनके समय में चूँकि इनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी कि रिवॉल्ट तो होना ही था, तो बहुत सारे जो इनके जनरल्स होते हैं या आर्मी जनरल्स होते हैं वो रिवॉल्ट कर देते हैं इनके अगेंस्ट में। तो जो उनमें से मुख्य हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे जलालुद्दीन हसन खान, जिन्हें हसन शाह भी कहते हैं। हसन शाह क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत से अलग हो जाते हैं और 1335 में एक नया एम्पायर बनाते हैं जिसे कहते हैं मदुरई एम्पायर। ठीक है, उसके बाद जो है
एक और एम्पायर एस्टेब्लिश होती है जिसे कहते हैं बहमनी एम्पायर। तो जो बहमनी सल्तनत है उसको एस्टेब्लिश करते हैं अलाउद्दीन बहमनी शाह। वो भी जो होते हैं मिलिट्री जनरल होते हैं एमबीडी के, वो भी अलग होते हैं और एक नया साउथ इंडिया में एक नया एम्पायर एस्टेब्लिश करते हैं, इसे कहते हैं बहमनी सल्तनत। ठीक है, ये एस्टेब्लिश करते हैं 1347 एडी में। उसी तरह एक हरिहर और बुक्का जो होते हैं, ये पीसीएस में कई बार आया है कि विजयनगर एम्पायर को किसने एस्टेब्लिश किया था। ये डायरेक्ट आता है और ये 3 या 4 बार आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। हरिहर और बुक्का जो है वो विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं, और जो मदुरई सल्तनत होती है जो कि किसके अंडर होती है, एमबीटी के अंडर होती है, उसको लेके या उसका एक पार्ट लेके और एक विजयनगर एम्पायर जैसा एक एम्पायर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 1351 एडी में। ही डाइड इन 1311 एडी। और उसके बाद इनका जो सन है फिरोज शाह तुगलक, वो शासन में आ जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो जो फिरोज शाह तुगलक हैं उनका जो शासन पीरियड है वो 1351 से लेकर 1388 एडी तक है। और जो मतलब ये होते हैं सन होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। जब ये एम्परर बनते हैं तो बहुत सारे रिवॉल्ट हो रहे होते हैं, जैसे जो एमबीटी से या मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, तो वो रिवॉल्ट करके या एक बागी हो जाते हैं, जिससे कि वो अपने राज्य को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग बागी होते हैं या अलग होते हैं, तो इनको ये जो शासन के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो अपना एम्पायर है उसको इंटीग्रेट करें, उसको मजबूत करें, उसको वो करें। तो ये जो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो तुगलक डायनेस्टी की पोजीशन होती है उसको मजबूत करते हैं। उसको मजबूत करने के बाद ये 2 बार बंगाल पे भी एक्सपेडाइट करने की या वहाँ पे करने की कोशिश प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो नहीं जीत पाते हैं, हार जाते हैं, जिसकी वजह से बंगाल जो है इनके हाथों से निकल जाता है। बंगाल बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, बाद में ये उड़ीसा और नगरकोट पे भी हमला करते हैं, जहाँ से कि इनको बहुत सारी ट्रेजरी मिलती है, और वो सारी ट्रेजरी शिफ्ट होती है दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो है उस समय मजबूत होता है ट्रेजरी से। इसके बाद ये सिंध रीजन में भी एक्सपीडाइट करते हैं या सिंध रीजन पे भी हमला करते हैं, जिसकी वजह से जो सिंध का जो राजा है या जो किंग होता है वो सरेंडर कर देता है और इनको ट्रिब्यूट पे करता है। ट्रिब्यूट मीन्स कि इनको काफ़ी वेल्थ पे करता है, और वेल्थ की वजह से जो इनके जो एम्पायर है फिरोज शाह तुगलक के समय में वो काफ़ी प्रॉस्परस होता है। और ये जो वेल्थ बहुत सारा मिलता है, इससे ये बहुत सारे सिटीज़ का निर्माण कराते। लगभग इन्होंने 300 शहर जो है उसका निर्माण कराया। तो इनकी कुछ पॉलिसीज़ थी या इनका जो धार्मिक पॉलिसीज़ थी वो हमेशा आलोचना का वो रहा है, विषय रहा है। तो आइए इनकी धार्मिक पॉलिसीज़ के विषय में भी हम लोग डिस्कस कर लें। जो फिरोज शाह तुगलक हैं, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम होते हैं, मतलब वो कट्टरवादी इस्लामिक होते हैं और अपने स्टेट को इस्लामिक स्टेट घोषित कर देते हैं। ठीक है, और जो अदर प्रैक्टिसेस होते हैं जो अन इस्लामिक या नॉन इस्लामिक होते हैं वो अलाउ नहीं होते इनके राज्य में। ये जजिया जो टैक्स होता है उसको इम्पोज कर देते हैं नॉन मुस्लिम्स पे। जजिया होता है यदि आप अपने धार्मिक मान्यताओं को मान रहे हैं और उसके लिए आप जो भी आपका धार्मिक स्थल है वहाँ जाते हैं पूजा पाठ करने या इबादत करने, तो वहाँ जब जाते हैं आप तो एक आपको कर देना होता है। ये नॉन मुस्लिम्स पे होता है, और उससे क्या होता है कि एक टैक्स लेते हैं, और ये टैक्सेस जो होता है नॉर्मल हिंदू परिवार से तो लिया ही जाता है, साथ के साथ ये ब्राह्मण से भी लिया जाता है जो वहाँ पे पुजारी वगैरह होते हैं। तो जजिया जो है उस समय कहीं ना कहीं इनके आलोचना का एक विषय बनता है। उसके बाद जो टैक्सेशन होता है या जो टैक्स सिस्टम होता है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम होता है, इस्लाम लॉ के अकॉर्डिंग ये टैक्स लेते हैं। और जो इनका बिहेवियर होता है वो मतलब आप कह लो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के प्रति तो ठीक होता है, बट जो सूफीज़ होते हैं, सिया होते हैं और हिंदू होते हैं, इनके प्रति इनका जो है रवैया वो बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होता, इनटॉलरेंस होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जो उलेमास के एडवाइस पे इनका जो पूरा जो सिस्टम होता है या इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उलेमास के उस पर होता है, एडवाइस पे फॉलो करते हैं। बेसिकली जो इनका स्टेट है या जो इनके स्टेट की संकल्पना है वो इस्लामिक होती है। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा से जो इक्ता सिस्टम जो होता है, जो आपको याद होगा इल्तुतमिश ने किया था इक्ता सिस्टम, उसको रिवाइज़ कर देते हैं। इल्तुतमिश के इक्ता सिस्टम में वो नहीं होता है, जो प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं कि अलग अलग इक़्तिदार बनाते हैं, अलग अलग राज्य छोटे छोटे,
और उसमें इक़्तिदार बनाए जाते थे। लेकिन इक़्तिदार को जो राइट मिलते थे वो हेरिडिटरी नहीं होते थे, कि मतलब उनके अगर कोई इक़्तिदार है तो उसका बेटा जो होगा वो भी इक़्तिदार होगा, ऐसा कोई हेरिडिटरी राइट नहीं था। लेकिन ये क्या करते हैं, जो रिवाइज़ करते हैं एकता सिस्टम को, और जो प्रॉपर्टी राइट्स होता है उसको हेरिडिटरी बना देते हैं कि अगर कोई इक़्तिदार है तो उसका बेटा भी इक़्तिदार होगा और उसको पूरी राइट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हु री इंट्रोड्यूस या रिवाइज द एकता सिस्टम, तो आपको याद रखना है FST या फिरोज शाह तुगलक हैज़ रिवाइज द एकता सिस्टम। और हेरिडिटरी किसने बनाया था, कभी कभी ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आ जाता है कि एकता सिस्टम को हेरिडिटरी किसने बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं उन्होंने एकता सिस्टम को हेरिडिटरी बनाया था। उसके बाद ये 300 से ज़्यादा, क्योंकि 300 से ज़्यादा सिटीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, 1200 गार्डन्स जो हैं वो बनाते हैं। और जो जौनपुर सिटी है, जो इनके पिता होते हैं जिनका नाम जौना नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हीं की मेमोरी में ये एक सिटी बनाते हैं जिनका नाम होता है जौनपुर। और वो उस बहुत सिग्निफिकेंट सिटी होता है उस समय के काल में, और जौनपुर का उस समय बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। और 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद देखिए जो दो रूलर थे MBT और FST, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तो ये दो जो रूलर हैं इनके ही इर्द गिर्द है तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी। जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो अलग होने लगते हैं, जैसे डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, अपने आप को अलग करते हैं। जैसे बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान है, साउथ है, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं और एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि एम्पायर की, तो देख रहे होंगे आप एम्पायर, ये मैप में देख सकते हैं कि पूरा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर आप ये उड़ीसा का ये पार्ट देख लें जहाँ से वेल्थ लूटते हैं। उड़ीसा, मैंने बताया ना कि उड़ीसा और नगरकोट से ये वेल्थ ले आते हैं लेकिन कब्जा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी टेरिटरी में मिला लिया था। ठीक है, हालांकि रिवॉल्ट से काफ़ी चीज़ें, जैसे यहाँ से मदुरई और यहाँ से काफ़ी बहमन डायनेस्टी, विजयनगर डायनेस्टी, फिर बाद में बंगाल भी फ्री हो जाता है, पंजाब भी फ्री हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे अलग होती हैं। लेकिन जब अगर मैं पीक टाइम की बात करूं तो पीक टाइम पे इनका जो एम्पायर है वो देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा एम्पायर ये एस्टेब्लिश कर लेते, टेम्परेली ही करते हैं लेकिन करते बहुत बड़ा एम्पायर हैं। अब देखिए इनकी जो मृत्यु होती है 1388 में। ठीक है, तो 1388 के बाद जो इनके पुत्र होते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसीरुद्दीन वो रूलर बनते हैं और 1388 से लेके और 1414 तक इनका शासन होता है। इन्हीं के शासन में एक फॉरेन इन्वेडर, या जिसे आप कह लें बहुत खूंखार इन्वेडर जो है वो भारत में आता है। और खूंखार तो इतना होता है कि सिर्फ दिल्ली में ये 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या करता है। ठीक है, और बेसिकली ये आता भारत में इसलिए क्योंकि उसे पता होता है कि भारत में इस समय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मतलब कि जो बंगाल अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, नीचे 3-3, 4-4 एम्पायर साउथ इंडिया में अलग हैं, तो उसको ये दिखता है कि भाई अगर मैं आऊँगा तो कोई एक सेंट्रल पावर नहीं है जो मुझे रोकेगी। ठीक है, तो इसका लाभ लेता है बहुत ही खूंखार, बहुत ही आप कह लो कि जालिम किस्म का वो होता है। जब आता है भारत में तो फिर काफ़ी तबाही मचाता है ये। और अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं, ठीक है, तो दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ये मार देता है। और स्थिति ये होती है कि लाशों को जो होते हैं चील और कौवे समय खा रहे होते हैं, तो बहुत ही भयानक दृश्य होता है। और जब ये स्थिति हो रही होती है, जो ये आते हैं 1398 में तैमूर, तो उस समय जो वहाँ का रूलर होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये जो है भारत छोड़ के अपना सिंहासन और भाग जाते हैं, साउथ इंडिया में एस्केप कर जाते हैं। और जब ये वापस चला जाता है लूट के, इन्वेड करके, तो ये दोबारा जो है शासन अपने उसमें आ जाते हैं। और उसके बाद 1414 तक किसी तरह मैनेज करते हैं शासन करना। और फिर बाद में सैयद जो है, सैयद डायनेस्टी वो पावर में आ जाती है और खिजर खान जो है एक नए एम्पायर की स्थापना करता है, जिसे कहते हैं सैयद डायनेस्टी। ठीक है, इसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर पे चर्चा करेंगे। और तैमूर जो होते हैं इनके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया है। तैमूर जो है समरकंद से आते हैं, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सिर्फ लूट और वेल्थ और ट्रेजरी होता है कि भाई यहाँ से आएँ और बहुत सारा वेल्थ जो है जो भारत में है उसको ले आएँ और बहुत ही मतलब लूटपाट और
उस समय की स्थिति ये होती है 1398 में कि ये बच्चों और महिलाओं को तो नहीं मारते हैं, ये जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, वुमेन और चाइल्ड, इनको नहीं मारते हैं, और लेकिन जितने भी वहाँ पे मेन होते हैं तो उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो एक समय होता है 1398 का, जब दिल्ली में जो पुरुषों की आबादी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ना के बराबर रह जाती है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो समाप्त करेंगे। बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं मिलूँगा, सैयद वंश और लोधी वंश, जिसको मैं एक ही में कंपाइल कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सैयद डायनेस्टी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।